को जिनका अटेम्प्ट नहीं मिला है, कोविड के वक्त जो भी चीज़ें दिक्कत हुई है स्टूडेंट को, उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए सरकार को, जैसे कि वो अपने सारे फैसिलिटीज़ को हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का तो बलम कलकत्ता पहुंच। हिंदी को बहुत बढ़ावा देने की ऐसा एक तरह से पाखंड करते हैं, ये गलत नहीं होगा इसलिए शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन अंदर से जब इस देश की बागडोर संभालने की बात आती है, उसमें हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ये आंकड़ा सबके सामने। तो इट इज़ नॉट विजिबल का मतलब क्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए, सब चीज़ें अच्छी हो गई, हमारे फेवर में भी वर्डिक्ट आ गई, मगर डिसीजन नहीं ले रहे। तो वो एक यूपीसी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यूपीसी एक बहुत ज़्यादा सख्त और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मेरा मानना इतना है कि देखो ये डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, अगर आप सख्त भी रहते हो या रिजिड भी रहते हो तो उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 100 साल में एक बार अगर कोरोना आता है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के नाते आपको एक अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और जब इतना लोकप्रियता के साथ अगर लोग मोदी जी को जिता रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही बनता है ना कि लोग एटलीस्ट उनसे कुछ पीछे एक सोची समझी साजिश लग रही है, और वो इसलिए उसकी तथ्यात्मक विवेचना ये है कि 2010 में यूपीएससी मेंस हिंदी माध्यम से जो विद्यार्थी लिख रहे थे उनकी संख्या थी 4170, और यही सेम आंकड़ा 2020 में घट के 470 हो गया। ऐसा तो नहीं था कि 10 साल में अचानक से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बेवकूफ़ हो गए। हाँ? तो आपका जो सिलेबस है, यदि आप उसको एक तरह से कम्प्लीटली ब्रीच कर देंगे और बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि 2 घंटे में आपके अंदर से आर्यभट्ट और रामानुजन जन्म ले, तो मुझे लगता है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। मतलब क्या हिंदी बेल्ट के बच्चों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? वो तो किया ही जा रहा है। उसके साथ भी हमारी जो प्रमुखता से ये मांग है कि 2023 में सीसेट सिलेबस ब्रीच के कारण जिनका अटेम्प्ट ख़राब हुआ उन सबको एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिले, और इसके अलावा 2020, 21 और 22, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पे कोरोना पैंडेमिक ईयर थे सरकार के। पहले ही मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ देश में हिंदी के बढ़ावे को लेकर बात होती है, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में ने तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में कर दी है, तो आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है सौतेला व्यवहार, ये जानना समझ। देखिए, हमारे गाँव में कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का तो बलम कलकत्ता पहुँच। ये तो लालू यादव कहते हैं। लालू यादव कहते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद एक ज़मीन से जुड़ी हुई कहावत है जो एक राजनेता के मुंह से प्रचलित हुई है, लेकिन उसमें गहराई से जाके आप देखें तो उसमें सवाल ये होता है कि आप ऊपर से तो हिंदी को बहुत बढ़ावा देने की ऐसा एक तरह से पाखंड करते हैं, ये गलत नहीं होगा इसलिए शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन अंदर से जब इस देश की बागडोर संभालने की बात आती है, उसमें हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ये आंकड़ा सबके सामने है। कहा तो जाता है कि भाई सब बिहार यूपी के बच्चे ही पूरा सीट खा लेते हैं यूपीएससी में। बिहार यूपीएससी के बच्चे अगर सीट खा लेते हैं, बिहार और यूपी के बच्चे यदि यूपीएससी में सीट खा लेते, जो आपका सवाल है, आप ये देखिए उसमें से कितने बच्चे हिंदी माध्यम से थे, उसमें से कितने बच्चे सरकारी कॉलेज से थे। हमारा मानना ये है कि जो लोग चाहे मिजोरम के सरकारी स्कूल में बैठ के तैयारी कर रहा हो या तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में बैठ के तैयारी कर रहे हो, उन्हें भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का उतना ही अधिकार है जो लोग दिल्ली मुंबई में बैठ के अपने महलों में बैठ के तैयारी कर रहे हों। तो एक सबको साथ लेके समावेशी तौर पे लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि जो हमारी पूरी मांग है उसको एक बहुत संक्षिप्त में यदि मैं काव्यपूर्ण तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करूं तो भूखे पेट तो बहुत है मगर रोटी से दूरी है। भूखे पेट तो बहुत है मगर रोटी से दूरी है, गले कटवा के भी ना रोना ये कैसी मजबूरी है। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमारे हृदय में आंसुओं का एक सैलाब है। हमारी जो व्यथा है, जो टूटे हुए सपने हैं, उसकी सिसकी सुनने को आज कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए भूखे पेट तो बहुत है मगर रोटी से दूरी है, गले कटवा के भी ना रोना ये कैसी मजबूरी है। काश यूपीएससी और मोदी जी की आत्मा जिंदा होती, काश यूपीएससी और मोदी जी की आत्मा जिंदा होती तो वो भी चीख चीख के यही कहती कि ये कोविड और सीसेट कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना कल भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कोविड आ गया, जिसकी वजह से क्या व्यथा हो गई, क्या आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया था फिर उसके बाद आप लोगों को ड्रॉप कर दिया गया, या क्या हुआ कोविड में? मेरी अपनी एक कज़िन सिस्टर है, उसके पिताजी एम्स में दिल्ली में कार्यरत थे। उसका प्रीलिम्स हो गया, मेंस एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई।
और वो लड़की दिल्ली के ही लोधी क्रिमेटोरियम में शमशान घाट तक आई थी अपने पिता को आग देने, और वहाँ से उसने सारे वीडियो, सारा सर्टिफिकेट बना के भेजा यूपीएससी को कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना से, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ। तो उसके बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया, उसे यूपीएससी भवन में घुसने नहीं दिया गया। और ये क्या कि घुसने नहीं दिया गया क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव है, इसलिए आपको अभी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा सकता। और वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला उनका, वो साल भी ख़राब हो गया। और ऐसे सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ऐसे देश में हज़ारों लाखों लड़के लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करके या इंटरव्यू नहीं दे पाए, या प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस नहीं दे पाए। उन सबको लेके एक संवेदनशीलता इस देश के सियासतदानों में आए, उसी के लिए हमारा आप लोगों ने मिलने की कोशिश की सरकार से, यूपीएससी के चीफ से? हम लोगों ने इस देश के तकरीबन सारे कैबिनेट मंत्री जो हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सबसे मिल लिए हैं। संघ में बहुत सारे पदाधिकारियों से बात हुई। अभी 30 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह से फिर से हमारी मीटिंग है। इसके अलावा इससे पहले डॉक्टर राजनाथ सिंह जी से मिले थे, और बहुत सारे देश के कम से कम 150 से 200 सांसद, उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि ये जो हुआ है, चाहे वो सीसेट का मामला हो या कोविड का मामला हो, इन सबको लेके, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरकार को एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इन्हें एक प्रयास देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? फिर सरकार क्यों नहीं आके सुने? क्यों उनके कानों पे जू नहीं देंगे? जब आप कान में रुई डाल के बैठे हों तो बाहर चाहे लाउड स्पीकर पे कितनी भी तेज़ आवाज़ हो, आपको लगेगा कि सुनाई दे ही नहीं रहा है। तो मोदी जी तो आप लोगों को बढ़ावा देते हैं, हिंदी वालों को बढ़ावा देते हैं, और हर तरह से आप लोगों का सहयोग और समर्थन करते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? जब बढ़ावा देने की असली बात आती है, क्योंकि आईएएस और आईपीएस और आईएफएस, ये जो परीक्षाएं होती है, ये देश की मूल व्यवस्था को संभालते हैं। ये लोग देश की सबसे जो कोर ऑफ द कोर ब्यूरोक्रेसी है वो ये होती है। अगर आप यहाँ पे असली तौर पे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो बाकी आप मंच से आके कुछ भी बोलिए, लोगों को कितना भी झांसा दीजिए, मुझे लगता है वो एक साफ तौर पे एक ढोंग है। बहुत 3 सालों की लड़ाई है हमारी, तो बहुत बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, पार्लियामेंट में भी गए हैं, और बाकी भी जहां हो सकता है, यानी कि हर एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है या अलायंस के कुछ मिनिस्टर है, उनके साथ भी बात की है। और हर बार बात करने के बाद भी हमने वहाँ हमारे जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर है, जो जितेंद्र सिंह जी है, उनसे भी बात करने के लिए गए थे। बात वही है कि हर बार बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल, तो इट इज़ नॉट फिजिबल का मतलब क्या है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए, सब चीज़ें अच्छी हो गई, हमारे फेवर में भी वर्डिक्ट आ गई, मगर डिसीजन नहीं ले रहे। तो वो एक यूपीएससी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यूपीएससी एक बहुत ज़्यादा सख्त और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मेरा मानना इतना है कि देखो, ये डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, अगर आप सख्त भी रहते हो या रिजिड भी रहते हो तो उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 100 साल में एक बार अगर कोरोना आता है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के नाते आपको एक अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और जब इतना लोकप्रियता के साथ अगर लोग मोदी जी को जिता रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही बनता है ना कि लोग एटलीस्ट उनसे कुछ तो उम्मीदें बने रखे हुए हैं। युवाओं का भी उनमें बहुत हाथ है, तो अगर युवाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है तो कैसे बात करें फिर? और दूसरी चीज़ है कि हमें 10 बार जेल में बंद किया जाता है, मार दिया जाता है रास्ते पे, तो मेरा मानना है कि ये क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हम करीबन 3 साल हुआ, 3 साल, हाँ, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और अभी ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए सब फिर एक बार रीअसेंबल हो गए। हमारा मानना इतना है कि हमने आज तक ना इलीगल कोई कदम उठाए, ना कभी कुछ वायलेंट तरीके अपनाए हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स फॉलो किए, जुडिशरी का रास्ता फॉलो किया है, पिटिशंस फॉलो किए हैं। मगर फिर भी अगर नहीं निकल रहा है रास्ता तो फिर रास्ते पे आना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारा बहुत सारों को दिया, ये भी तो बताइए। ठीक है, आप बताइए। हाँ मैम, ऐसे कितने छात्र हों यार, इंटरव्यू के बीच में डिस्टर्ब करो यार, ऐसे कितने छात्र होंगे प्रदेश में जो कि कोविड की वजह से पीछे छूट गए? देखिए, आपके जब भी कोविड आया था, ठीक है ना, तो देखिए यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, 10 लाख के आसपास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप हालांकि मान के चलिए उसका लगभग उतना ही 8 से 9 लाख जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, सभी के सभी अफेक्टेड थे।
इसके लिए थे क्योंकि आपको आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है ना। बस एग्ज़ाम के थोड़ा यूपीएससी ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर लिया और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए रेलवेज़ वगैरह स्टार्ट कर दी थी। वो बहुत टाइम बिंग एफर्ट्स था, लेकिन देखिए वो पैंडेमिक इतना डैम्पनिंग था, इतनी सीवियर कंडीशंस थी कि बहुत सारे लोगों ने उसको मान लिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम अपनी हेल्थ क्यों ख़राब करें, क्योंकि आपके इसमें ही कितने खर्चे लग जाते हैं। जान है तो जहान है। जी हाँ, जान है तो जहान है। और फिर इसके वजह से आप एक महिला छात्र से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपनी खुद की जान खतरे में डाल के आपके मम्मी पापा से झगड़ के ऐसी सिचुएशन में, जब हाँ एक्चुअली पब्लिक के लिए आपके गवर्नमेंट के थ्रू साइड से ही आपको रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और वो जाके एग्ज़ाम में बैठे। तो ऐसे बहुत सारे छात्राएँ हैं कि उनको वो नहीं जा पाए। एंड ऑब्वियसली जब भी हर एक देश की एग्ज़ाम्स के लिए इन्होंने कंपैशनेट ग्राउंड पे एक कंपल्सरी अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो यूपीएससी तो यार ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्ज़ाम है। यहाँ तक कि जिसके हाथ में मोबाइल तक नहीं है उसके भी माँ बाप को पता है कि यार ये कलेक्टर वालों की एग्ज़ाम होती है। तो ऐसे वाले लोगों को क्यों ना जब भी हम इतना प्रगतिशील देश है तो हम लोग के चीफ जस्टिस इंडिया भी कहते हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि यू शुड बी सो कंपैशनेट एंड इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर एक्शंस, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। एंड टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे यूपीएससी में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा देश एक बहुत अच्छे डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ इसके आगे ये आफ्टर 24 के इलेक्शंस के बाद में इस देश में बहुत सारी अभी डिजिटल क्रांति भी हो गई है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया है और आत्मनिर्भर सभी बनते जा रहे हैं। तो जब भी आप अगर ऐसे एग्ज़ाम्स देंगे तो फिर आपको और भी वो करते करते आपको और एक अच्छा शायद गवर्नमेंट मौका देती है ब्यूरोक्रेसी में आने का, आपकी टैलेंट, आपके स्किल्स को एक्सप्लोर करने का, कि आप जो अलग अलग स्किल लेके आए हैं प्राइवेट मार्केट से, आप इसके थ्रू भी एक्सप्लोर कर पाए। आप लोग क्या चाहती हैं कि आपको एक्सटेंड किया जाए, एक मौका दिया जाए? जी हाँ, जो ये कोविड के टाइम में जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हुए हैं इसके लिए क्योंकि अभी नॉर्मल सिचुएशंस हो गई है तो फिर एक कंपलसरी अटेम्प्ट बनता है। और देखिए सेकेंड कोविड का जो ये था पैंडेमिक था, तभी तो सबसे ज़्यादा जाने गई है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मुझे आज भी याद है, मेरे खुद के जो दोस्त हैं इन्होंने अपने बुखार में कोविड के उनको पूरा बुखार आ गया था, खांसी हो रही थी, फिर भी उस एग्ज़ाम में बाजू के रूम में बिठा के इनसे पेपर लिखवाया गया है। तो ये कौन सा इतना बर्बरता का तरीका हो गया है, ये सही बात नहीं है। आप कहाँ से हैं मैम? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठाणे में रहती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आई हैं? जी हाँ जी। आप कहाँ से मैम? बिहार से। बिहार से। तो आपका भी कोविड वाला ही परेशानी था? नहीं, मैं सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सॉलिडारिटी में आई हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या सीसैट के लिए आ पाई हैं क्या? नहीं, मेरा यहाँ आने का रीज़न ये है कि जैसी दिक्कत इनको हो रही है कि कोविड के वजह से इनका एजुकेशन अफेक्ट हुआ, उसके बाद अटेम्प्ट्स चले गए, तो इतने साल जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमारा पेपर निकलेगा, और जब वो पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो पेपर में कुछ ऐसा चीज़ें आ जा रही हैं जो बिना कोचिंग के नहीं सॉल्व हो सकती है। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती है, या जो एक सरकारी स्कूल में बिहार झारखंड ऐसे स्कूल, वहाँ के जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो चीज़ें उस पेपर में नहीं आ रही हैं। मेरे समझ में ये आ रहा है कि उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए इंसान के पास पैसा होगा तो वो जाके पढ़ पाएगा। वो एक एक्सपेंसिव एजुकेशन है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड करने वाले लोग आते नहीं हैं। यहाँ पे इंटरव्यू तक में बैठ जाने वाले लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मेहनत मजदूरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, पर फैसिलिटीज़ उनके पास पूरी है। तो ये जो निजीकरण है सबकी जो जड़ है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सुने। आपकी अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनका अटेम्प्ट नहीं मिला है। कोविड के वक्त जो भी चीज़ें दिक्कत हुई है स्टूडेंट को, उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए सरकार को, जैसे कि वो अपने सारे फैसिलिटीज़ को कॉम्पनसेट कर। बहुत सारे छात्र थे जो सीसैट को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि सीसैट मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हो नहीं पा रहा। तो सबसे ज़्यादा विरोध जब सीसैट आया था बिहार और लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने, क्या वो परेशानियाँ आ रही हैं ये समझना? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि सीसैट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और उसके बाद हमारी सरकार ये कहती है कि ये वो स्टूडेंट्स निकाले जो हिंदी बेल्ट से आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी उनके लिए प्रमुख है। आप खुद बिहार से हैं, तो कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता होगा, इसके लिए आप बताएं।
बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी जब देखते हैं हम तो बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती हो, उस लेवल की इंग्लिश में पढ़ाई होती हो। वहाँ तो टीचर्स की मीम्स बन जाते हैं, लोग हंस भी देते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि बच्चे वहाँ से मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो उनको अब और परेशानी